हमारे सुनने वालों ने 8वीं कक्षा के विज्ञान से जुड़े कुछ नोट्स भेजे हैं और वो जानना चाहते हैं कि बिजली, भूकंप और चक्रवात जैसी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे की असली कहानी क्या है। ऊपर से देखने पर ये तीनों बहुत अलग लगती हैं, एक आसमान में, एक जमीन के नीचे और एक समंदर के ऊपर। सही बात है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इन तीनों के मूल में एक ही चीज है, ऊर्जा का इकट्ठा होना और फिर अचानक से बाहर निकलना। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। अक्सर हम इन घटनाओं को सिर्फ तबाही के तौर पर देखते हैं, लेकिन जब हम इनके पीछे के विज्ञान को समझते हैं तो प्रकृति की एक बहुत ही शक्तिशाली और बुनियादी प्रक्रिया सामने आती है। हाँ। और इन सरल नोट्स में भी कुछ ऐसे सुराग छिपे हैं जो हमें उस बड़ी तस्वीर को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए ऊर्जा की इसी कहानी को पकड़ते हैं और शुरुआत करते हैं आसमान से, बिजली। हम सब ने देखिए इसकी कड़क से डरे हुए हैं। बिल्कुल। नोट्स में लिखा है कि यह धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के कारण होता है, पर यह तो बस शुरुआत है ना। असल में यह प्रकृति का एक विशाल स्टैटिक शॉक है। हाँ, वैसा ही जैसा हमें कभी-कभी दरवाजे की कुंडी छूने पर महसूस होता है। बस इसका पैमाना कल्पना से भी परे है। बिल्कुल सही कहा। फर्क सिर्फ पैमाने का है। बादलों के अंदर पानी की बूंदें और बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स वो लगातार एक दूसरे से टकराते और रगड़ते रहते हैं। अच्छा, जैसे कंघी को बालों से रगड़ने पर होता है? हाँ, ठीक वैसे ही। इस प्रक्रिया से बादल के ऊपरी हिस्से में आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज और निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। तो बादल एक बहुत बड़ी बैटरी की तरह बन गया। बिल्कुल, एक विशाल प्राकृतिक बैटरी। और जब ये बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाती है तो डिस्चार्ज होती है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हाँ, ये ऊर्जा हवा को चीरकर अपना रास्ता बनाती है। हवा तो बिजली की कुचालक होती है, यानी इंसुलेटर। तो ये होता कैसे है? यही तो इस प्रक्रिया का सबसे असाधारण पहलू है। जब बादलों में वोल्टेज इतना ज्यादा हो जाता है, करोड़ों वोल्ट तक, तो वो हवा के इंसुलेशन को तोड़ देता है। हाँ, हवा के अणु आयनित हो जाते हैं और बिजली के बहने के लिए एक रास्ता बन जाता है। और जिस रास्ते से ये बिजली गुजरती है उसका तापमान एक पल के लिए सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा हो सकता है। 5 गुना? कितना? मतलब लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक। 30,000 डिग्री सेल्सियस? ये तो अविश्वसनीय है। और शायद इसी वजह से हमें वो तेज चमक दिखाई देती है। सही। और जो गरजने की आवाज आती है उसका क्या? बचपन में मुझे लगता था कि बादल आपस में टकरा रहे हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन असलियत और भी नाटकीय है। जब बिजली उस रास्ते से गुजरती है तो वो अपने आसपास की हवा को बेतहाशा गर्म कर देती है। ओके। ये गर्म हवा 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में विस्फोटक तरीके से फैलती है। हवा में इस अचानक फैलाव से एक शॉक वेव पैदा होती है और उसी की आवाज हमें गरज के रूप में सुनाई देती है। वाह, तो ये एक तरह का सुपरसोनिक बूम है जो बिजली अपने पीछे छोड़ जाती है। बिल्कुल। इन नोट्स में बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी जिक्र है, जिन्होंने साबित किया कि बिजली असल में विद्युत ही है। ये सोचना ही कमाल है कि उस जमाने में बिना किसी आधुनिक उपकरण के उन्होंने ये कैसे पता लगाया होगा। वाकई कमाल है। खैर, सुरक्षा पर आते हैं। इमारतों को बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर की बात की गई है, जो तांबे का बना होता है। लेकिन सवाल यह है कि तांबा ही क्यों? मतलब तांबे की एक पतली सी छड़ इतनी विनाशकारी ऊर्जा को कैसे संभाल लेती है? इसके पीछे बहुत सीधा और सरल विज्ञान है। पहली बात, तांबा बिजली का एक बेहतरीन सुचालक है। और दूसरी सबसे जरूरी बात है उसका डिजाइन। लाइटनिंग कंडक्टर को हमेशा इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से पे लगाया जाता है और उसका सिरा नुकीला होता है। हाँ, नुकीला। ये नुकीला सिरा अपने आसपास की हवा को आयनाइज करके बादल में जमा हुए चार्ज को धीरे धीरे लीक करके जमीन में भेजता रहता है। और अगर बिजली सीधे गिर भी जाए तो वो इमारत से गुजरने के बजाय सबसे आसान रास्ता यानी तांबे के कंडक्टर से होकर सुरक्षित रूप से जमीन में चली जाती है। वो पूरी इमारत के लिए एक सुरक्षित बाईपास बना देता है। ये तो हुई इमारतों की बात। लेकिन अगर कोई इंसान बाहर खुले में फंस जाए तो? मैंने हमेशा सुना है कि जमीन पर सपाट लेट जाना चाहिए। नहीं। लेकिन इन नोट्स में लिखा है कि घुटनों पर झुककर बैठना चाहिए। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और यहाँ विज्ञान जान बचा सकता है। सपाट लेटने की सलाह असल में गलत है। गलत है? क्यों? जब बिजली जमीन पर गिरती है तो उसका करंट जमीन की सतह पर चारों ओर फैलता है। अगर आप सपाट लेटे हैं तो आपका शरीर ज्यादा बड़े हिस्से को छू रहा है। अच्छा। ऐसे में करंट के आपके शरीर से गुजरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जिसे ग्राउंड करंट कहते हैं। ओके।
इसके बजाय अगर आप पैरों को सटाकर घुटनों के बल झुककर बैठते हैं तो आप जमीन से अपने संपर्क को न्यूनतम कर देते हैं। इससे आपके शरीर से करंट गुजरने की आशंका बहुत कम हो जाती है। तो हमने देखा कि कैसे वायुमंडल में जमा हुई ऊर्जा बिजली के रूप में निकलती है, लेकिन क्या होता है जब यही ऊर्जा जमीन के नीचे चट्टानों के बीच फंसी हो? यहीं से कहानी भूकंप की शुरू होती है। नोट्स में बताया गया है कि ये पृथ्वी की प्लेटों के टकराने से होता है। ये तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। हाँ। लेकिन असल समस्या प्लेटों के हिलने में नहीं, बल्कि उनके अटकने में है ना? बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बहुत भारी मेज को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आप जोर लगाते हैं पर वो हिलती नहीं। सही। आप और जोर लगाते हैं। इस दौरान आपकी ऊर्जा मेज और फर्श के बीच घर्षण में जमा हो रही है। फिर अचानक एक बिंदु पर घर्षण टूटता है और मेज झटके से आगे बढ़ जाती है। अच्छा। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ भी ठीक यही होता है। ये प्लेटें लगातार खिसक रही हैं, लेकिन किनारों पर चट्टानों के घर्षण की वजह से ये दशकों या सदियों तक एक जगह अटकी रह सकती हैं। और इस दौरान इनके अंदर तनाव और ऊर्जा जमा होती रहती है। हाँ, और जब ये तनाव चट्टानों की सहन शक्ति से ज्यादा हो जाता है तो वे टूट जाती हैं और प्लेटें झटके से अपनी जगह पर आ जाती हैं। यही झटका भूकंप है। और इसी झटके से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों के रूप में फैलती है। इन नोट्स में 2 शब्द हैं, केंद्र यानी फोकस और उपकेंद्र यानी एपिसेंटर। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। केंद्र या फोकस जमीन के कई किलोमीटर नीचे वो असल बिंदु है जहां चट्टान टूटती है और ऊर्जा निकलना शुरू होती है। लेकिन उपकेंद्र या एपिसेंटर जमीन की सतह पर ठीक उस केंद्र के ऊपर वाला बिंदु है। सबसे ज्यादा तबाही उपकेंद्रों और उसके आसपास के इलाकों में ही होती है, क्योंकि भूकंपीय तरंगें सबसे कम दूरी तय करके सबसे पहले वहीं पहुंचती है। बिल्कुल। तो भूकंप भले ही जमीन के नीचे शुरू होता हो, पर उसका असर हम उपकेंद्र से नापते हैं। और उस असर को मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल होता है। नोट्स कहते हैं कि 7 से ऊपर का भूकंप गंभीर होता है। लेकिन यह स्केल काम कैसे करता है? क्या 7 की तीव्रता वाला भूकंप 6 की तीव्रता वाले से बस थोड़ा सा ही ज्यादा ताकतवर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही रिक्टर स्केल के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये एक लॉगरिदमिक स्केल है। लॉगरिदमिक? इसका मतलब है कि हर अगला नंबर पिछले नंबर से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली झटके को दिखाता है। यानी रिक्टर स्केल 7 पर जमीन का कंपन स्केल 6 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होगा। 10 गुना? और रुकिए, अगर हम निकली हुई ऊर्जा की बात करें तो ये अंतर और भी ज्यादा है। स्केल 7 का भूकंप स्केल 6 वाले भूकंप से लगभग 32 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। 32 गुना? ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अच्छा, अब सुरक्षा की बात करते हैं। एक सलाह जो हमेशा दी जाती है वो है किसी मजबूत दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े हो जाओ। क्या ये सलाह आज की आधुनिक इमारतों में भी उतनी ही कारगर है? ये एक क्लासिक सलाह है और इसका आधार पुराने समय के निर्माण में है, जहां दरवाजे की चौखट घर के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक होती थी। सही। लेकिन आज की कंक्रीट की इमारतों में यह जरूरी नहीं कि सबसे सुरक्षित जगह हो। आज विशेषज्ञ ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन की सलाह देते हैं। ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन? हाँ, यानी नीचे झुकें, किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिपें और उसे कसकर पकड़ लें ताकि झटकों से वो खिसके नहीं। ये आपको ऊपर से गिरने वाली चीजों से बचाता है, जो भूकंप में चोट लगने का सबसे बड़ा कारण होती हैं। तो अब तक हमने वायुमंडल और जमीन के नीचे जमा ऊर्जा की बात की, लेकिन जब समुद्र अपनी विशाल ऊर्जा हवा को देना शुरू करता है, तब क्या होता है? तब चक्रवात आता है। हाँ, यहीं से हमारी तीसरी प्राकृतिक घटना चक्रवात की कहानी शुरू होती है। नोट्स के मुताबिक ये समुद्र में बनते हैं। हाँ, और इनके लिए कुछ खास परिस्थितियां चाहिए। चक्रवात असल में प्रकृति का एक विशाल हीट इंजन है, जो समुद्र की गर्मी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। हीट इंजन? बिल्कुल। जब समुद्र की सतह का तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो वो अपने ऊपर की हवा को गर्म और नम कर देता है। ये गर्म नम हवा हल्की होने के कारण तेजी से ऊपर उठती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाती है, नीचे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसे भरने के लिए आसपास से हवा तेजी से आती है और वो घूमने लगती है। हाँ,
पृथ्वी के घूमने के कारण ये आती हुई हवा सीधी ना आकर घूमने लगती है और यहीं से चक्रवात का घूमता हुआ ढांचा बनना शुरू होता है। और इन नोट्स में एक बात है जो मुझे हमेशा से हैरान करती है, चक्रवात का केंद्र, जिसे आई यानी आंख कहते हैं, वहां का मौसम बिल्कुल शांत होता है। हाँ, ये सोचना भी अजीब है, इतने विनाशकारी घूमते हुए तूफान के ठीक बीच में शांति। ये तो किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है। ये चक्रवात की संरचना का सबसे आकर्षक और विरोधाभासी पहलू है। ये असल में भौतिकी का एक कमाल है। कैसे? जैसे आप एक बाल्टी में पानी को तेजी से घुमाते हैं तो बीच में एक खाली जगह, एक भंवर बन जाता है। हवा के साथ भी ऐसा ही होता है। हवा इतनी तेजी से घूमती है कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे बाहर की ओर धकेलता है। अच्छा। जिससे बीच में एक शांत, कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। इस आई के अंदर ऊपर से ठंडी और सूखी हवा नीचे की ओर बैठती है, जिससे वहां बादल छट जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। मतलब वो शांति एक तरह का धोखा है। आप उस शांत केंद्र में हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा, जिसे इन नोट्स में नहीं बताया गया पर जिसे आई वॉल कहते हैं, आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। बिल्कुल, आई के ठीक बाहर की दीवार ही चक्रवात का सबसे खतरनाक हिस्सा है। यहाँ हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा होती है, बारिश सबसे तेज होती है और सबसे ज्यादा तबाही यहीं होती है। और सिर्फ हवा ही नहीं, चक्रवात की असली ताकत हवा की रफ्तार से भी ज्यादा उसके स्टॉर्म सर्ज में होती है। कम दबाव और तेज हवाओं के कारण समुद्र का जलस्तर सामान्य से कई मीटर ऊपर उठ जाता है और पानी की एक विशाल दीवार की तरह तटीय इलाकों में घुस जाता है, जिससे भयानक बाढ़ आती है। बिल्कुल सही। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आजकल हम इनकी भविष्यवाणी कई दिन पहले ही कर लेते हैं। ये तकनीक कैसे काम करती है जो हमें इस विशाल घूमते हुए राक्षस से बचने का समय देती है? इसका श्रेय जाता है मौसम उपग्रहों, मतलब सैटेलाइट्स और सुपर कंप्यूटरों को। सैटेलाइट्स हमें समुद्र के ऊपर बन रहे किसी भी सिस्टम की 24 घंटे तस्वीर देते रहते हैं। हम हवा की रफ्तार, बादलों का पैटर्न और समुद्र के तापमान पर लगातार नजर रख सकते हैं। इस डेटा को फिर शक्तिशाली कंप्यूटर मॉडलों में डाला जाता है जो चक्रवात के संभावित रास्ते और उसकी तीव्रता का अनुमान लगाते हैं। और इसी तकनीक की वजह से आज समय पर चेतावनियां जारी करना और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना संभव हो पाया है। हाँ, इसलिए नोट्स में लिखी ये बात सबसे जरूरी है, चेतावनियों को गंभीरता से लेना और उनका पालन करना। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? बिजली, वायुमंडल में जमा हुई विद्युत ऊर्जा का निकलना है। सही। भूकंप, धरती की चट्टानों में फंसी हुई यांत्रिक ऊर्जा का निकलना है। हाँ। और चक्रवात, गर्म समुद्र से मिली ऊष्मीय ऊर्जा का हवा की गतिज ऊर्जा में बदलना है। तीनों के पीछे का विज्ञान अलग है, लेकिन कहानी एक ही है, ऊर्जा का जमा होना और फिर अचानक से निकलना। बिल्कुल। और इन प्रक्रियाओं को समझना हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ये हमें प्रकृति की शक्ति के प्रति विनम्र बनाता है और उसके लिए तैयार रहना सिखाता है। हम इन घटनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन विज्ञान की मदद से हम इनके प्रभाव को समझकर अपने नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं। ये डर की जगह सम्मान और तैयारी की भावना पैदा करता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। इन नोट्स ने 3 बड़ी नाटकीय घटनाओं पर ध्यान दिया, लेकिन क्या कोहरे का बनना, ओलों का गिरना या फिर धूल भरी आंधी का चलना, क्या इन रोजमर्रा की प्राकृतिक घटनाओं के पीछे भी भौतिकी के यही बुनियादी सिद्धांत काम नहीं कर रहे? और ये छोटी लगने वाली घटनाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं?